हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स सर रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर आप सभी को पता है कि हमने 45 डेज चैलेंज हार्ट चैलेंज का एक चैलेंज लिया है कि नॉट सेट के लिए। और नॉट सेट के लिए हम तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, अपने तन मन धन से तैयारी करेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सबको हम 45 डेज के अंदर कवर कर लेंगे। और रोज आपके लिए एक क्लास होगी 45 डेज तक कंटिन्यू। आपको 45 क्लास देखनी है, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। और ये आपके लिए मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको कुछ 100% यहाँ से सीखने को मिलेगा। और इस क्लासेस को लेने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपका जो नॉलेज गेन होगी, आपको वो बहुत अच्छी होगी। आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है उसके 90% तक बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में। अब मेरे पास काफी बच्चों के कॉल मैसेज आए थे कि सर डीएसएसबी के लिए भी क्लासेस रखिए। लेकिन बच्चों देखो समझो, नर्सिंग का जो एग्जाम है वो नॉट सेट के अंदर भी नर्सिंग का मटेरियल आता है। और डीएसएसबी में भी नर्सिंग का मटेरियल आता है। तो मैं कहता हूं कि आप चाहे डीएसएसबी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे एएसआईसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप क्या दे रहे हो, चाहे आप नोटेड का एग्जाम दे रहे हो, तो तीनों के लिए ये जो क्वेश्चन आंसर्स हम करवा रहे हैं, ये तीनों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपको इन्हीं लेक्चर्स को डीएसएसबी के लिए लेना है और नॉटसेट के लिए लेना है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। हर टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे बात समझ में। तो बस वीडियोस को आपको अंत तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें जो हैं वो इजीली समझ में आ जाए। आगे बात समझ में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी हैं थोड़े से और लेंदी भी हैं। क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको आ गया तो आप 100% क्वेश्चन का आंसर इजीली कर दोगे। आगे बात समझ में। चलिए, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A physician tells a nurse that a client can be given ondansetron. Ondansetron एक टैबलेट होती है जो कि कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? एंटी इमेटिक होती है। कैसी होती है? एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक का मतलब पता है आपको? कि जो क्या करती है? प्रिवेंट करने का काम करती है। किसको? टू प्रिवेंट नॉसिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने का काम करती है कौन सी ड्रग? एंटी इमेटिक ड्रग। आगे बात समझ में। और कौन सी है? सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। आप जो आप जो ट्रेवल करते हो, जब काफी बच्चों को या काफी लड़कियों को ऐसा होता है कि जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनको उल्टियां आती हैं, उनको वॉमिट आती है। आती है नहीं आती है? कि सर बिल्कुल आती है। तो उनको जो टैबलेट दी जाती है वो भी ऑन्डेस्टेरॉन होती है। कौन सी होती है बच्चों? ऑन्डेस्टेरॉन होती है। आगे बात समझ में। ऑन्डेस्टेरॉन का दूसरा नाम भी होता है जाफ्रॉन, जोफ्रॉन। अब बात समझेंगे कि फिजिशियन ने एक नर्स से कहा आपको एक क्या देनी है? कैन बी गिवन इन द ऑन्डेस्टेरॉन एंड द रिलीव द पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया। देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना है। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया के अंदर हम क्या देते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव, आपके पास कोई ऑपरेशन के बाद कोई पेशेंट आया है तो आप उसको नोजिया को, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टैबलेट दोगे? तो आपको बताना है ऑन्डेस्टेरॉन टैबलेट देनी है। आगे बात समझ में। And the nurse anticipate the physician will most likely prescribe medication by which of the following route। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कौन से रूट से ये ड्रग देनी है। अब भैया बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं कि जो हमारी ऑन्डेस्टेरॉन ड्रग होती है, जो हमारी ओंडा ड्रग होती है, वो कितने रूट्स में अवेलेबल होती है? कि सर ऑरल भी है, ऑरल की टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है, इंजेक्शंस भी, मतलब कि इंट्रा आईवी भी हम इसको दे सकते हैं और आईएम भी हम इसको दे सकते हैं। ये तीनों रूपों में हमारे पास ड्रग अवेलेबल होती है। कौन सी? ऑनडास्टेरॉन। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिवली। अब आप सभी को पता है कि एक कंडीशन होती है प्री ऑपरेटिव, एक होती है पोस्ट ऑपरेटिव। होती है नहीं होती है? दोनों कंडीशंस को आपको पता है। प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है कि ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद। अब आपको पता है कि ऑपरेशन से पहले 6 घंटे पहले, 6 आवर्स पहले आपको क्या रखना होता है? पेशेंट को एनपीओ रखना होता है। आपको बताना होता है कि आज आपका ऑपरेशन है और आपको 6 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब जब खाने पीने के लिए नहीं दे रहा, मतलब कि एनपीओ है, एनपीओ के तुरंत बाद पेशेंट कहाँ जाएगा?
ऑपरेशन रूम में जाएगा, ऑपरेशन करवा के आएगा तो क्या होगा, या तो वो दो कंडीशंस होंगी, या तो वो एकदम अवेयर होगा या फिर बेहोशी की हालत में होगा, क्योंकि उसको ऑपरेशन के टाइम जनरल एनेस्थीसिया दिया हो सकता है। अगर वो बेहोशी की हालत में है तो आप क्या ओरल रूट से दे सकते हो क्या? कि सर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और चाहे वो कितनी भी सही हालत में है, चाहे आपसे बातें कर रहा है, एकदम मस्त पेशेंट है, उसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ऑपरेशन हुआ था छोटा सा और वो होके आ भी गया, तो क्या आप उसको ओरल रूट से दे सकते हो? कि सर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इसको भी हम ओरल रूट को नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंट्रावीनस रूट ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि ओरली अलाउड नहीं होता है और तुरंत ऑपरेशन के बाद कम से कम 2 आवर्स और 4 आवर्स के बाद ही अलाउड करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि टिल द डॉक्टर ऑर्डर, अगर आपको डॉक्टर के जब तक ऑर्डर नहीं मिलते हैं कि इसको ऑरली अलाउड कर दीजिए, तब तक आपको ऑरली उसको कुछ भी नहीं देना है। क्योंकि क्या होगा कि आप टैबलेट ऑरली दोगे, वो क्या करेगी, पानी के साथ आपको लेना पड़ेगा, आपका जो स्टमक है वो इरिटेट होगा उसके चक्कर में, और इरिटेट होने के बाद आपको खांसी आएगी, वॉमिटिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और होने के बाद क्या होगा, वो उस चीज को इरिटेट करेगी और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। वॉमिटिंग अगर वॉमिटिंग नहीं होती है तो इरिटेट करेगी, और वो क्या कर सकती है, वहां के टाके जो है वो खुल सकते हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको ऑरली तब तक नहीं देना है जब तक का कोई डॉक्टर का ऑर्डर नहीं आ जाए। आगे बात समझ में। इंटरनेजल की बात करें, इंटरनेजल के रूप में हमारे पास दवाई नहीं होती है ऑन्डास्टेरॉन, ना सबक्यूटेनियस रूट के होती है। तो सबसे पहली चीज, सबसे बहुत सारे बच्चों का आंसर था ऑरल। बहुत सारे बच्चों ने ओरल आंसर सोचा था, लेकिन ओरल आंसर बेटा हमें यहाँ पे देखना है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा आईवी ही आपको देना होता है। आगे बात सच में बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपने काफी बच्चों ने सही भी किया है, काफी बच्चों ने गलत किया है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर करना है। आगे बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए नर्स इज टीचिंग, एक नर्स क्या कर रही है, टीचिंग कर रही है द पेरेंट विद द चाइल्ड विद द सीलिएक डिजीज। देखो सीलिएक डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। सीलिएक डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। एंड अबाउट डाइटरी मेजर्स, नर्स एक प्लान कर रही है, टीचिंग प्लान कर रही है, अपने पेरेंट्स को अपने नहीं किसी बच्चे के पेरेंट्स को क्या कर रही है जिसको सीलिएक डिजीज है, डाइटरी मेजर्स के बारे में बता रही है। एंड इन द टीचिंग प्लान द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, मतलब कि क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपको डाइटरी मेजरमेंट क्या करने हैं, आपको बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। देखो सिलेक्ट डिजीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ सिलेक्ट डिजीज के अंदर, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ। सिलेक्ट डिजीज जो है छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सीलिएक डिजीज को और अदर नाम से जाना जाता है। एक तो होता है ग्लूटन एंटेरोपैथी, एक होता है सीलिएक स्पॉर, एक होता है सीलिएक स्पॉर के नाम से जानते हैं, ग्लूटन एंटेरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। मेनली जो होता है इसके अंदर ग्लूटन का रोल होता है। आपको क्या करना होता है, ग्लूटन फ्री डाइट लेनी होती है। क्या लेनी होती है, इस सीलिएक डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके अंदर आपको क्या करना होता है कि ग्लूटन फ्री डाइट लेनी होती है और अवॉइड करना होता है ग्लूटन, अवॉइडिंग ग्लूटन रिच डाइट। आपको ग्लूटेन रिच डाइट को अवॉइड करना है और ग्लूटेन फ्री डाइट क्या करनी है, आपको लेनी है। आगे बात समझिए। अब इसकी जो मोस्ट कॉमन एज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ये कैसी होती है कि सर 1 to 5 years जो ओल्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली डिजीज कौन सी है, तो ये हमारे पास सीलिएक डिजीज होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूटन रिच डाइट कौन सी है। ग्लूटन रिच डाइट कौन कौन सी है, देखो बहुत ज्यादा पॉइंट मैं आपको नहीं लिखाऊंगा इसमें, कुछ चंद चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं, चुनिंदा जो हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है। तो फालतू की रामायण पढ़ने से अच्छा है कि आप जो चीजें हैं वही पढ़ो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, और जो नए बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लिए नौकरी लगनी है। तो वही चीजें पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि सटीक है, जो एग्जाम में अंदर पूछी जाती है। अब ग्लूटेन रिच डाइट कौन कौन सी होती है, सबसे पहली चीज होती है व्हीट, जो गेहूं आप खाते हो। उसके बाद होते हैं ओट्स, उसके बाद आती है राई, उसके बाद आती है फिर
ये क्या होती है? जौ होती है। जौ, गेहूं, ओट्स एंड राई, ये चारों डाइट्स होती है ग्लूटेन रिच डाइट। इनको क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। अगर ये पेशेंट लेता है तो इसमें साइन सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? कि डायरिया देखने को मिल सकता है पेशेंट को वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, पेशेंट को नौजिया देखने को मिल सकता है, पेशेंट को अब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है ना, स्टेटोरिया देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीजें आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है? ग्लूटेन फ्री डाइट खानी है और ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना है। बस आपको क्या नहीं करना है? व्हीट, ओट एंड राई एंड विल, आपको इन चारों चीजों का ध्यान रखना है। चारों चीजों को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। आगे बात समझ में। आप क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। रेस्ट्रिक्ट द कॉर्न एंड राइस इन द डाइट। देखो मैंने अभी आपको ग्लूटेन रिच डाइट बताई थी, उसके बाद जो भी चीजें आती है वो कैसी होती है? ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर आती है। तो ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्ट आपको रोकना है, देखो जबकि ये रोकना नहीं है। जबकि आपको ये रोकना नहीं है, आप कॉर्न खा सकते हो, आप राइस खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट्रिक्ट द फ्रेश वेजिटेबल, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने जो खाने पीने वाली चीज है, आपने गेहूं छोड़ दिए, तो सबसे चीज जो आपने गेहूं छोड़ दिए तो आप कुछ तो खाओगे बॉडी के अंदर। बच्चे को कुछ तो खिलाओगे, तो वेजिटेबल्स आप खिला सकते हो, रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है। सब्स्टिट्यूट ग्रीन सीरियल्स एंड पास्ता प्रोडक्ट्स, देखो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, आप इनको डायरेक्ट खा सकते हो, सब्स्टिट्यूट की बात यहाँ पे नहीं करनी है। एंड रीड द ऑल लेवल, रीड ऑल लेवल ऑफ द इंग्रेडिएंट केयरफुली टू अवॉइड द हिडन सोर्सेज ऑफ ग्लूटेन। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी आप प्रोडक्ट लेते हो, बाजार से खरीदते हो, आपको क्या करना है? उनके अंदर ग्लूटेन हिडन जो डाइट्स होती हैं, सोर्सेज जो होते हैं, उनको आपको अच्छी तरह पढ़ना है और अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड द हिडन सोर्सेस ऑफ ग्लूटेन, कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की ग्लूटेन डाइट नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया, जिसका भी फोर आंसर है वो अच्छा है, अच्छे से उसने आंसर किया है। देखो सीलिएक डिजीज के बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि ग्लूटेन का रोल किसमें होता है? सीलिएक डिजीज के अंदर होता है। दूसरा नाम क्या होता है, कितनी उम्र के अंदर होता है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आगे बात समझ में। चलिए दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइट, एक नर्स क्या कर रही है? एक प्रोवाइडिंग कर रही है डाइट टू द क्लाइंट विद द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छा है। कंजस्टिव हार्ट वाला फेलियर वाला पेशेंट है। कंजस्टिव हार्ट वाला पेशेंट है। अब कंजस्टिव हार्ट वाले पेशेंट के अंदर, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? द नर्स टेल्स द क्लाइंट अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आपको समझना है सिर्फ। देखो CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? कि आपका जो हार्ट है वो फेल हो चुका है, वो इनेबल टू पंप है, वो पंप नहीं कर पा रहा है। अगर वो पंप नहीं कर पाएगा तो क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? ओवरलोड की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। भाई अगर कोई चीज आगे पंप नहीं हो पा रही है तो ओवरलोड हो जाएगा, और जब ओवरलोड हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमें वैसी चीज नहीं देनी है जो कि क्या करे? ओवरलोड को बढ़ाने का काम करे। तो मतलब हमें क्या नहीं देना है बच्चे को? सोडियम नहीं देना है, सोडियम रिच डाइट नहीं देनी है। अगर आप सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम क्या करता है बच्चों? सोडियम क्या करता है? ये हमारे रीनल, ये हम कह सकते हैं रीनल रिटेंशन का काम करता है, या फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है। क्या करता है? फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है। सोडियम जो होता है वो फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है। आपको किसी भी पेशेंट को कंजस्टिव, जो कि हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, उसको सोडियम बिल्कुल नहीं देना है, सोडियम रिच डाइट बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आप देते हो तो फ्लूइड रिटेन होगा और ओवरलोड ज्यादा हो जाएगा। ओवरलोड ज्यादा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? पहले ही उस पेशेंट के अंदर ओवरलोड बहुत ज्यादा हो रखा है। अगर आप सोडियम रिच डाइट देते हो तो पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो आप क्या करना है? सोडियम फ्री डाइट देनी होती है, सोडियम फ्री या लो डाइट देनी होती है। आगे बात समझ में। तो आपको यही पता होना चाहिए कि सोडियम रिच डाइट कौन सी है, सोडियम लो डाइट कौन सी है। देखो सबसे पहली बात, स्टिक बीट की हम बात करें तो ये सोडियम लो डाइट होती है। और रिच डाइट जो होती है हमारी स्टॉक सॉस होती है, स्टेक सॉस, जो आप सॉस खाते हो उसके अंदर सोडियम सबसे ज्यादा होता है। उस चीजों को हमें अवॉइड करना है। एप्पल आप जूस दे सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप दे सकते हो, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सोडियम रिच नहीं पाया जाता।
इसके अंदर सारों के अंदर क्या होते हैं, लो सोडियम पाए जाते हैं। आगे बस इसमें बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन समझना। द नर्स हैज कंप्लीटेड ट्रैकेस्टोमी केयर, एक नर्स है जो कि कंप्लीट कर रही है अपनी ट्रैकेस्टोमी केयर को फॉर द क्लाइंट एंड हुज ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हैज ए नॉन डिस्पोजेबल इनर कैनुला। वो ऐसा कैनुला नहीं है जिसको आप डिस्पोजेबल फेंक सकते हो। कैसा है कि आपको क्या करना है, द क्लाइंट हुज ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हैज नॉन डिस्पोजेबल, मतलब वो फेंकने लायक नहीं है, नॉन डिस्पोजेबल है, उसको हम फेंक नहीं सकते हैं इनर कैनुला को। एंड immediately before rinsing the cannula, inner cannula, which of the best nursing action for the nurse to complete। आपको क्या करना है री इंसर्ट करने के लिए, आपने क्या किया कि डिस्पोजेबल नहीं है, इमीडिएटली बिफोर री इंसर्टिंग आपको क्या करना है, इमीडिएटली बिफोर री इंसर्टिंग मतलब कि री इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और इमीडिएट पूछा गया है, इमीडिएटली आपको क्या करना है। Which of the following nursing action is a nurse complete? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, rinsing the sterile water, rinsing rinsing is समझना क्वेश्चन को, देखो पहले मैं आपको समझाता हूं फिर उसके बाद हम ऑप्शंस को पढ़ें। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, टीटी ट्यूब आपको पता है, टीटी ट्यूब के बारे में मैंने पूरा लेक्चर ले रखा है, आप जाके देखेंगे हमारे फंडामेंटल्स के अंदर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे टीटी ट्यूब के बारे में मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। आप वहां जाके देखें कौन सी साइज इंपॉर्टेंट होती है, हम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का क्या करते हैं, कौन सा हम होल बनाते हैं, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, कौन सी हम पोजिशन देते हैं, सारे के सारे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइन टू लाइन मैंने लिखी हुई है, आप जाके देखें, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज टीटी ट्यूब की बात करते हैं। टीटी ट्यूब के अंदर बताया है कि जो इनर कैनुला है, देखो आजकल चीजें मॉडिफाइड हो चुकी हैं, आजकल इनर कैनुला जो होता है वो डिस्पोजेबल ही आता है, नॉन डिस्पोजेबल नहीं आता है, क्योंकि एम्स के अंदर मैंने काम किया हुआ है या आपका काम कर रहा हूँ, उसके अंदर भी आज तक हमने ऐसे नहीं किया है कि उसको निकाल के हमें धोना होता है या धो के बाद में लगाना होता है, ऐसा हमने नहीं किया है, क्योंकि आजकल चीजें डिस्पोजेबल आ चुकी हैं, एक बार यूज करा आपने फेंक दिया। अब पहले के जमाने की चीजें कैसी करती हैं कि इनर कैनुला जो होता है वो नॉन डिस्पोजेबल होता है, इनर कैनुला जो होता है वो नॉन डिस्पोजेबल होता है। नॉन डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि आपको अगर वो गंदा हो गया है तो आपको उसको धो के सुखा के क्या करना है, री इंसर्ट करना है, आपको धो के सुखा के उसको री इंसर्ट करना होता है, लेकिन ये जो काम होता है वो इमीडिएट करना होता है। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा गया है कि आपने नॉन डिस्पोजेबल इनर कैनुला है, आपने क्या किया है, इमीडिएटली बिफोर री इंसर्ट करने से पहले आपने उसको निकाल लिया, निकालने के बाद आप उसको इंसर्ट कर रहे हो, तो निकालने के और इंसर्ट करने के बीच में जो आप कर रहे हो वो क्या होगा, बीच में जो आप कर रहे हो वो क्या होगा, आपने निकाल तो लिया, अब उसको रीइंसर्ट करोगे, मतलब रीइंसर्ट का मतलब होता है कि वापस से इंसर्ट आप कर रहे हो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर, तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या आप रिंसिंग करोगे स्टेरल वाटर के, कि उसको आप धो के स्टेरल वाटर से सक्शन करोगे, क्लाइंट का एयरवे की क्लाइंट का सक्शन करोगे, कि ड्राइंग इन वॉक विद लूजली वूजन गॉज, कि आपको क्या करना है कि आपको एकदम से एक ड्राइंग आपको उसको सुखा देना है, एक गॉज लेना है, गॉज पीस से आपको क्या करना है, हल्के हाथ से उसको क्या करना है, सुखा के उसको लगाना है या फिर साफ करके उसको लगाना है। एंड टैपिंग इट अन अगेंस्ट द स्टेरल बेसिन, आपको क्या करना है, उसको टैप करना है किसके अंदर, स्टेरल बेसिन के अंदर, एंड यूजिंग द पाइप क्लीनर्स टू ट्राई इट। क्या आपका आंसर जाएगा, मैंने आपको अभी बताया है कि आपको क्या करना है, देखो अगर आप सिर्फ धोखे लगाते हो, अगर आप सिर्फ धोखे लगाते हो तो उसके अंदर एयर के सॉरी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या चले जाएंगे, उसके ट्रकिया के अंदर चले जाएंगे और इरिटेट करेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ धोना नहीं है। इसमें क्या बताया कि रिंसिंग इट इन स्टेराइल वाटर, सिर्फ और सिर्फ आपको वो धोना नहीं है, ठीक है। सक्शनिंग, देखो सक्शन आप नहीं कर सकते हो, इनर कैनुला जब तक नहीं होगा आप उसका सक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपको क्या टच होगी, वो हमारे ट्रेकिया के अंदर टच होगी, अगर ऐसा होता है तो इरिटेट करेगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो आपको इनर कैनुला के बिना सक्शन नहीं करना है। ड्राइंग विथ लूजली वॉज गॉज, की आपको बिल्कुल ऐसे नहीं है कि लूजली हाथों से आपने उसको क्या कर दिया, इतना मुलायम नहीं है वो, इतना मुलायम नहीं होता है वो, ठीक है, तो ये भी नहीं करना है, आपको क्या करना है,
आपके पास एक एक्सटर्नल बेसिन रखना है जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन होना चाहिए। नॉर्मल सलाइन के अंदर आपको डिप करोगे, साफ करोगे हिला हिला के, और क्या करोगे, आपको यूजिंग द क्लीन करोगे, उसको क्लीन करने के बाद ड्राई करोगे। मतलब कि आपको क्लीन पाइप से क्या करना है, पाइप क्लीनर से आपको ड्राई करना है, और ड्राई करके ही आप क्या कर सकते हो, स्किनर कैनुला को रीइंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ड्राई नहीं किया, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स वाटर के रह गए, तो वो क्या करेंगे, हमारी म्यूकोजा को इरिटेट करने का काम करेंगे और पेशेंट को कफ करवाने का काम करेंगे। इन्फेक्शन के सोर्सेस बन सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि उसको धोना है, सुखाना है और फिर लगाना है। और ये प्रोसेस जो होती है वो जल्दी से जल्दी करनी होती है, क्योंकि पेशेंट जो है वो आपका क्या है, विदाउट ऑक्सीजन पे है। आगे बात समझ में, वो खुद से सांसें ले रहा है। आगे मेरी बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A nurse suspect that the air embolism has occurred. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स है जो सस्पेक्ट कर रही है दैट एयर एम्बोलिज्म हैज अकर्ड व्हेन द क्लाइंट सेंट्रल वीनस कैथेटर disconnect from the intravenous tubing, the nurse immediately places the client in the which position? पोजीशन का सवाल है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है वो आपको बतानी है। रिवर्स सेंट्रल करेंगे या टर्नल करेंगे, और लेफ्ट साइड करेंगे राइट साइड करेंगे। आपको सबसे पहली चीज ये सेंट्रल वीनस कैथेटर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप इसको जस्टिफाई करवाओगे, इसका आंसर दे पाओगे। देखो, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है सीवीपी के बारे में, मैंने आपको पूरी क्लासेस ले रखी हैं सीवीपी के बारे में। आप फंडामेंटल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, सीवीपी के ऊपर पूरा लेक्चर है, और कौन सी मोस्ट कॉमन साइट होती है वो भी मैंने आपको बता रखी है। देखो, सीवीपी की बात करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर की या फिर सेंट्रल वीनस लाइन की बात करते हैं। सेंट्रल वीनस जो लाइन होती है, सेंट्रल वीनस जो लाइन होती है वो हम मोस्ट कॉमन कहाँ डालते हैं, फर्स्ट कहाँ डालते हैं, आईजेवी इंट्राजुगुलर वेन के अंदर डालते हैं। दूसरी हम डालते हैं एसबीसी। क्या होती है वो सबसे दूसरी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, एसबीसी। एसबीसी का मतलब होता है सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन के अंदर डालते हैं। और पहली होती है आईजीबी इंट्राजुगुलर वेन, जो आपको यहाँ पे चमकती हुई दिखती है ना, उसको बोलते हैं इंट्राजुगुलर वेन। अब इंट्राजुगुलर वेन में भी राइट साइड होती है और एक होती है लेफ्ट साइड। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, हार्ट आपका कौन सी साइड होता है सबसे ज्यादा, हार्ट आपका कौन सी साइड होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो हमारा लेफ्ट ही मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है, और सेकंड मोस्ट कॉमन होती है राइट साइड, क्योंकि राइट में आपको लंबा इंसर्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट में आपको कम इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज, अब आपको ये पता लग गया कि सेंट्रल लाइन जो होती है वो लेफ्ट साइड डलती है। अब आपको क्या करना है, पोजीशंस के बारे में देखना है। देखो, दो चीजें होती हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है, देखो, एक तो आदमी ये होता है फ्लैट पोजीशन के अंदर, एक तो ये कौन सी है, सुपाइन पोजीशन है, और एक ये है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, कि आपने उसका सर नीचे कर दिया और पैर ऊपर कर दिए, आपने उसका सर नीचे कर दिया और पैर ऊपर कर दिए। इसका मतलब होता है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। और एक होती है कि आपने उसका हेड ऊपर कर दिया और पैर नीचे कर दिए, आपने उसका हेड ऊपर कर दिया और उसके पैर नीचे कर दिए, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, कि आपने ट्रेंडलबर्ग को उल्टा कर दिया, मतलब कि रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। आगे बात समझ में। अब आपकी जो आप एक दिमाग लगाइए, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस आपको लगाना है। सपोज दैट आपने डिस्कनेक्ट करते समय आपका एयर एम्बोलिज्म चला गया, आपने एयर एम्बोलिज्म चला गया। देखिए, पहली बात तो ये तय हो गया है कि हमें लेफ्ट साइड में ही जाना है, राइट साइड के अंदर नहीं जाना है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट साइड को चूज कर लिया, लेफ्ट साइड दोनों तरफ आ रहा है, इन दोनों को, राइट साइड वालों को आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि आपको क्या हुआ है कि एक एयर एम्बोलिज्म जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया है थ्रू द इंट्रावीनस लाइन, आपके सीवीपी लाइन के थ्रू एक एयर एम्बोलिज्म चला गया है। तो आप सर को ऊपर करोगे या नीचे करोगे, आप सर को ऊपर करोगे या नीचे करोगे, फटाफट से आंसर करेंगे।
कुछ टेक्निकल कारण के कारण हमारी क्लास जो है स्टॉप हो रही है, बार बार स्टॉप हो रही है बच्चों। तो हम इस क्लास को यहीं पे डिसकंटिन्यू करेंगे।